नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। बीईसी इंदिरा गांधी द्वारका हॉस्पिटल के लिए जो एग्ज़ाम है, कल संडे है, कल एग्ज़ाम है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। और जितने भी मेरे साथी पीजीआई चंडीगढ़ यानी कि पीजीआई संगरूर, एसजी पीजीआई लखनऊ, ठीक है, एंड नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है एंड वीडियोस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, एन एडल्ट क्लाइंट with HIV infection has been given a treatment with efavirenz। ओके, यहाँ मेडिसिन का नाम लिखा है efavirenz। HIV इन्फेक्शन है पेशेंट को और ट्रीटमेंट चल रहा है efavirenz के साथ। द नर्स एक्सपेक्ट दिस ड्रग्स टू बी गिवन along with the एम्ट्रीसिटाबिन एंड टीनोफोविर। ठीक है, HIV इन्फेक्शन पेशेंट को है और ट्रीटमेंट चल रहा है ईफाविरेंस का। अब नर्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि इस ड्रग के साथ पेशेंट का एम्ट्रीसिटाबिन और टेनोफोविर भी कॉम्बिनेशन में चलना है। बिकॉज इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ साइकियाट्रिक कोमॉर्बिडिटीज़। सेकेंड है अवॉइड डिजीनेस, सेडेशन एंड नाइटमेयर्स। थर्ड है रिड्यूस वायरल रेजिस्टेंस टू दिस फ्रॉम दिस ड्रग एंड कंट्रोल द सीवियर रैशेस एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस द वायरल रेजिस्टेंस। अब आपको मालूम होना चाहिए इफाविरेंस एंड एम्ट्रीसिटाबिन टेनोवोफिर, ये जो मेडिसिन है एट्रिप्ला जो बोलते हैं जिस मेडिसिन को, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है फॉर द HIV इन्फेक्शन, जो कि पेशेंट को कॉम्बिनेशन में देना होता है टू रिड्यूस अ वायरल रेजिस्टेंस। एट्रिप्ला फिक्स डोज कॉम्बिनेशन टैबलेट कंटेनिंग द इफाविरेंस, एम्ट्रीसिटाबिन एंड टेनोवोफिर। एक्चुअल रीजन क्या है इसके पीछे का फॉर यूजिंग द कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट टू रिड्यूस अ वायरल रेजिस्टेंस? एट्रिप्ला इज नॉट अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ब्लॉटिंग। सो on examination, the nurse found the leaking of watery stool from his rectum. The nurse is aware that this could be a possible sign of। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, यहाँ पे बोला है कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और ब्लॉटिंग पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है। और जब एग्जामिनेशन हुआ पेशेंट का, तो एग्जामिनेशन में उसका वाटरी स्टूल लीक कर रहा है रेक्टम से, तो नर्स को पॉसिबल साइन पता होना चाहिए कि क्या है। तो पहला ऑप्शन है इंटूससेप्शन, bowel incontinence, fecal infection and constipation. So the right answer is ऑप्शन नंबर सी, फीकल इन्फेक्शन। फीकल इन्फेक्शन के पॉसिबल साइन होते हैं लीकेज ऑफ वाटरी स्टूल फ्रॉम हिज रेक्टम। ठीक है, बिल्कुल भी गलत पॉइंट पे मत जाना, बावल इनकॉन्टिनेंस की तरफ मत जाना, बिल्कुल भी ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, फीकल इन्फेक्शन के पॉसिबल साइन जो हैं वाटरी स्टूल फ्रॉम हिज रेक्टम। ओके, बिकॉज यहाँ पे फीकल इन्फेक्शन के बारे में मैं बता देती हूँ। फीकल इन्फेक्शन एक सीवियर बावल कंडीशन है जिसमें हार्ड और ड्राई मास जो है स्टूल स्टक हो जाता है कोलन में, रेक्टम में, और उसके बाद जो फीटल इन्फेक्शन है एक सीरियस प्रॉब्लम है। और जो फीटल इन्फेक्शन है वो क्या कॉज कर सकती हैं, इसके सिम्टम है जैसे कि लिक्विड वाटरी लीकेज फ्रॉम द रेक्टम, रेक्टम से लिक्विड वाटरी स्टूल लीक करता है, पेन होता है पेशेंट को, डिस्कम्फर्ट रहता है एब्डोमन में, पेशेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग फील करता है, ब्लॉट करता है एब्डोमन और फीलिंग टू नीड टू पुश। ओके, सो तो ये सिम्टम्स हैं जो फीकल इन्फेक्शन के होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था वाटरी स्टूल का लीकेज होना फ्रॉम द रेक्टम। तो काफ़ी बार मुझे लगता है ये ऐसा कि कैंडिडेट्स गलत रास्ते में जाएंगे और वो बोलेंगे बावल इनकॉन्टिनेंस, जो कि वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो फीकल इन्फेक्शन इज द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट डायग्नोज्ड विथ क्रॉन डिजीज। ओके, पेशेंट किससे डायग्नोज्ड हुआ है? क्रॉन डिजीज से, और उसका क्या हुआ है? कोलोस्टमी। ओके, एज एन इंटरवेंशन। सो
वाइल असेसिंग द स्टोमा, अब स्टोमा को असेस करने गए हैं तो नर्स सस्पेक्ट दैट द स्टोमा हैज़ रिट्रैक्टेड। स्टोमा को असेस करते समय में नर्स ने देखा कि स्टोमा रिट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है, रिट्रैक्टेड है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग बाय द नर्स वुड सजेस्ट दैट द स्टोमा हैज़ रिट्रैक्टेड। एग्जामिनेशन में नर्स को लगा कि स्टोमा रिट्रैक्टेड हो गया है, तो 4 ऑप्शन में से देख के आपको बताना है कि कौन सा सजेशन या फाइंडिंग ऐसी है जिससे कि कंफर्म होगा कि नर्स ने जो सजेशन देखी है, फाइंडिंग देखी है, वो करेक्ट है और स्टोमा रिट्रैक्टेड है। तो पहला ऑप्शन आपका है नैरो एंड फ्लैट स्टोमा। स्टोमा अपीयर द पिंकिश एंड रेड मॉइस्ट, कॉन्केव बाउल शेप्ड स्टोमा एंड स्टोमा अपीयर्स रेडिश पर्पल एंड ड्राई। ओके, सो यहाँ पे सारी ही नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं एक्सेप्ट द ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जब यहाँ पे स्टोमा बाउल शेप्ड एंड कॉन्केव शेप्ड का दिखाई देगा तो उसको हम बोलेंगे वो रिट्रैक्टेड स्टोमा है, ठीक है, रिट्रैक्टेड स्टोमा है। जो रिट्रैक्टेड स्टोमा होता है वो कॉन्केव और बाउल शेप्ड अपीयरेंस शो करता है और रिट्रैक्शन कॉज करता है पुअर पाउचिंग सरफेस। पाउचिंग की जो सरफेस होती है, जो कोलोस्टमी बैग पाउच करते हैं हम, उसकी सरफेस पुअर पुअर शो होती है। सो लीडिंग टू फ्रिक्वेंट पेरिस्टोमल स्किन कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से जो पेरिस्टोमल यानी कि अराउंड द स्टोमल एरिया, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली स्किन कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे होगी। तो हेल्दी स्टोमा जो होगा वो पिंकिश रेड एंड मोस्ट कलर का होगा, नैरो होगा और कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा और फ्लैट स्टोमा होगा। ये साइन होगा, सॉरी, हाँ, जो नॉर्मल होगा वो पिंकिश रेड एंड मॉइस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जब आपको स्टोमा नैरो, कॉन्स्ट्रिक्टेड और फ्लैट स्टोमा शो होगा तो वो साइन होंगे स्टेनोसिस के। स्टेनोसिस यानी कि जो ओपनिंग है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गई है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, उसका सरफेस कम हो गया है स्टोमा का, उससे बोलेंगे स्टेनोसिस। और जहाँ स्टेनोसिस हुआ स्टोमा का तो वो लेट कॉम्प्लिकेशन होगी स्टोमा की। क्वेश्चन में कई बार आ सकता है लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्टोमा, तो आपको याद रखना है नेरोइंग ऑफ द स्टोमा, ठीक है। ड्राई रेडिश पर्पल स्टोमा जो है इट इंडिकेट द स्टीमिया, स्टीमिया शो करेगा बिकॉज पुअर ब्लड सप्लाई टू द स्टोमा विच इंडिकेट द स्टीमिया। एंड साइन एंड सिम्टम क्या रहने वाले हैं, ड्राई रेडिश पर्पल स्टोमा, ठीक है, ड्राई रेडिश पर्पल स्टोमा शो करेगा स्टीमिया की कंडीशन, पुअर ब्लड सप्लाई की कंडीशन। Okay, so the next question is, Nurse Ramya is preparing 45-year-old male patient for gastrectomy surgery. The patient apprehensively asked the nurse about the possible complication of gastrectomy. Which of the following response by the nurse is appropriate? नर्स से एक 45 ईयर की मेल पेशेंट ने बोला है कि मेरी गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी हो रही है, यानी कि रिमूवल ऑफ स्टमक, गैस्ट्रेक्टमी यानी कि रिमूवल ऑफ स्टमक होने जा रहा है। तो उसने काफ़ी टेंशन में नर्स से पूछा कि पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है मेरे स्टमक के रिमूवल होने के बाद। तो नर्स का क्या बेस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रहना चाहिए? पहला है डंपिंग सिंड्रोम, सेकेंड है क्ले कलर की स्टूल, रिबन लाइक स्टूल एंड जॉन्डिस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ जॉन्डिस, तो आपको पता है जब बिलीरुबिन का लेवल हमारे सीरम में ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो वो जॉन्डिस कॉज करता है। रिबन लाइक स्टूल कब कॉज होता है? जब पेशेंट को रिबन लाइक स्टूल तब कॉज होता है जब पेशेंट को टाइफॉइड होता है। टाइफॉइड की कंडीशन में रिबन लाइक स्टूल आपको दिखाई देगा। और क्ले कलर का स्टूल कब दिखाई देगा आपको? जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, जब जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, ठीक है, बाइल जो है ऑब्स्ट्रक्टिव बाइल जॉन्डिस होगा पेशेंट को तो क्ले कलर्ड स्टूल आपको शो होगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम, गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी की जो कॉम्प्लिकेशन है वो है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम में पेशेंट को डायरिया रहता है, ठीक है, तो डंपिंग सिंड्रोम इसकी कॉम्प्लिकेशन है। डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है? द स्टमक एम्प्टी इट्स कंटेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फास्टर देन नॉर्मल। स्टमक जो है एम्प्टी होता है फास्टर देन नॉर्मल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। डंपिंग सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम को हम अदर वर्ड्स में रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी बोलते हैं, जिससे कि सडन रिफ्लेक्स जो होता है इन्फ्लक्स ऑफ फूड इनटू द इंटेस्टाइन कॉज लॉट्स ऑफ फ्लूइड टू मूव फ्रॉम bloodstream into the intestine, then extra fluid cause the डायरिया एंड ब्लॉटिंग, ठीक है। इसके हाई प्रेशर की वजह से, जब वो हाई प्रेशर के साथ गैस्ट्रिक एम्प्टी होती है तो उसकी वजह से क्या है, काफ़ी सारा जो फ्लूइड है वो मूव करता है फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से डायरिया और ब्लॉटिंग कॉज होती है पेशेंट को, ठीक है। तो ये याद रखना आप पॉइंट। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है,
एक पेशेंट है जिसको जीआई डिस्टर्बेंस है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस है जो कि फ्रिक्वेंट है, इज़ एप्रहेंसिव अबाउट डेवलपिंग अ कोलोरेक्टल कैंसर। अब जीआई डिस्टर्बेंस रहता है तो वो हाई रिस्क पे है कोलोरेक्टल कैंसर के। कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट को है नहीं अभी, बस वो रिस्क पे है, ठीक है, ऑन रिस्क है, हाईएस्ट रिस्क पे है कोलोरेक्टल कैंसर। सो ही अप्रोच द नर्स रिगार्डिंग डाइटरी रिकमेंडेशन, तो उसने नर्स से पूछा अबाउट द डाइटरी रिकमेंडेशंस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी रिकमेंडेशन इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द कोलोन कैंसर। सो आपको बताना है, 4 ऑप्शन में दिए गए हैं आपको ऑप्शंस, और उन ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है जो आपको कोलोन कैंसर के रिस्क को डेवलप करने को रिड्यूस करेगा। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज है, कोलोन कैंसर को रिड्यूस करने के लिए, कोलोन कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डाइट मैनेजमेंट, फॉर डाइट मैनेजमेंट टेक दी लो फाइबर लो रेजिडुअल फूड रेगुलरली। लो फाइबर एंड लो रेजिडुअल फूड्स को आपको रेगुलर लेने हैं। अवॉइड होल ग्रेन इन डाइट, होल ग्रेन को अवॉइड करना है अपनी डाइट में, ठीक है। एंड add the more green vegetables such as broccoli and cauliflower in the diets and take the diet which is high in red meat। ओके, तो राइट आंसर जो आपका है वह ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज आपको ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी जो डाइट है उसमें ज़्यादा लेनी है, जिसमें लीफी वेजिटेबल्स भी आएंगी, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लेवर्स भी आएंगे, जिससे कि ग्रीन वेजिटेबल से रिड्यूस होगा कोलोन कैंसर का रिस्क। ओके, सो हाई फाइबर डाइट दैट इंक्लूड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, हाई फाइबर डाइट में क्या होता है, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन जो है एडेड होते हैं, जो कि लिंक होता है डिक्रीज रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर को डिक्रीज करने में हेल्प करता है हाई फाइबर डाइट। सो इंक्रीज कंजप्शन ऑफ रेड मिल्क, रेड मीट को इंक्रीज करना, जैसे कि बीफ, पॉर्क, लैम्ब, ये सब एसोसिएटेड होते हैं विद रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। सो हाई रेड मीट, पॉर्क, बीफ, लैम्ब, चिकन, ये सब जो है इसके कंजप्शन को इंक्रीज़ करने से पेशेंट का कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो अवॉइड करने को बोलेंगे पेशेंट को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mr. Rajkumar is chronic alcoholic who comes to the outpatient department with complaint of weakness and anorexia, and his physical examination show abdominal distension, dull pain in right upper quadrant। अब यहाँ पे बात देखना, राइट अपर क्वाड्रेंट की बात हो रही है। राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारा लीवर सिचुएटेड होता है, यानी कि लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है पेशेंट को, ठीक है। कंजक्टिवा भी पेल है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, यानी कि हिपेटोमेगाली है, लीवर में स्वेलिंग है, ठीक है। तो पेशेंट को एनोरेक्सिया एंड वीकनेस भी है, तो यहाँ पे लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है नर्स अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड की बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यानी कि ये बोला गया है कि जितनी भी फाइंडिंग्स आपको पेशेंट ने बताई है और डॉक्टर ने देखी है, इसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा टेस्ट है जो कि नहीं होगा, और बाकी के 3 टेस्ट हैं जो कि इस कंडीशन में होने हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कौन सा टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वो बताना है। तो लीवर की कंडीशन में अल्ट्रासाउंड ज़रूर होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीवर को चेक करने के लिए, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड होगा। पेशेंट की बायोप्सी भी हो सकती है, पेशेंट का ब्लड केमिस्ट्री भी होगा। ब्लड बायोकेमिस्ट्री में LFT, KFT, CBC, ESR, ये बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, तो ये ब्लड बायोकेमिस्ट्री के अंडर में आते हैं। और पेशेंट का बायोप्सी भी नीडेड हो सकता है इन फ्यूचर, अगर पेशेंट का लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन तो करेक्ट है। अब हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, कोलोनोस्कोपी। तो आपका राइट आंसर कोलोनोस्कोपी है, क्योंकि ये एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जो कि विजुलाइज करता है कोलोन को। कोलोन एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे लीवर में है, तो कोलोनोस्कोपी जो है रॉन्ग आंसर है, ठीक है। बिकॉज कोलोनोस्कोपी तो लोअर GI ट्रैक्ट को देखने के लिए किया जाता है, एंड द पेशेंट शो द क्लिनिकल फीचर, पेशेंट शो कर रहा है लीवर की डिजीज़, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए USG, बायोप्सी और ब्लड टेस्ट को कराना होगा, और कोलोनोस्कोपी जो है वो लीवर के डिजीज़ को, कंडीशन को डायग्नोज करने में हेल्प नहीं करता है। सो कोलोनोस्कोपी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है, अब पेशेंट डायग्नोज्ड विद स्टेज 2 लीवर कैंसर, पेशेंट का स्टेज 2 लीवर कैंसर है, उसका प्रायोरिटी नर्सिंग इन डायग्नोसिस क्या होगा वो आपको बताना है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ABC करना है आपको, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, और अगर इसमें नहीं होता है तो प्रायोरिटी आपको कैसे सेट करनी है, ठीक है। तो पहले इसमें यहाँ पे ABC से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो अब आपको यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस देखना है। तो पहला है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी एंड डिस्टर्ब बॉडी इमेज। तो आपको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B,
इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है आपका प्रायोरिटी यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस रहने वाला है, ठीक है, बिकॉज द क्लाइंट विद दिस कंडीशन, क्लाइंट जो स्टेज टू लीवर कैंसर में है, तो वो एबल नहीं होगा टू डाइजेस्ट एंड प्रोसेस द फूड मटेरियल्स एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन प्रॉपरली, हेंस he and she experience the weight loss, poor muscle tone. Thus, the priority nursing care plan should be focused on imbalanced nutrition which is less than the body requirement. Okay, so मैं समझ गई हूँ कि आप समझ चुके होंगे ये, ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट है मिस्टर रूमर 27 ईयर ओल्ड हैज़ फीवर एंड पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट। फिर से राइट अपर क्वाड्रेंट की बात हो रही है जहाँ पे लीवर सिचुएटेड होता है, ठीक है। सो दैट इंक्रीज ऑन ईटिंग फैटी फूड एंड एनोरेक्सिया। अब पेशेंट का पेन कब इंक्रीज होता है? जब वो फैटी फूड खाती है, ठीक है। ऑन इंक्रीज इज ऑन फैटी फूड एंड एनोरेक्सिया एंड शी इज़ रिसेंटली डायग्नोज्ड विद कोलोलिथियासिस ऑन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। पेशेंट का जो है अभी रिसेंटली कोलोलिथियासिस यानी कि स्टोन इन गोल ब्लैडर, ठीक है, कोलोलिथियासिस अभी डायग्नोज्ड हुआ है ऑन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हुआ था। द नर्स एक्सप्लेन टू द पेशेंट फूड विच शी शुड अवॉइड। अब यहाँ पे बोला है कोलोलिथियासिस की कंडीशन में कौन सा फूड मटेरियल है जिसको अभी अवॉइड करना होगा पेशेंट को। पहला है आपका पटेटो, सेकेंड है राइस, थर्ड है ब्रेड एंड फोर्थ है चीज़। सो राइट आंसर आपका चीज़ है। चीज़ जो है हाई फैट कंटेंट है। सो पेशेंट विद कोलोलिथियासिस उसको एडवाइस किया जाएगा हाई फैट कंटेंट को अवॉइड करना है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट लाइक बटर, चीज़, घी शुड बी अवॉइडेड, फ्राइड फ्रूट्स, बिकॉज फैटी फूड्स जो है वो उस कंडीशन को और वर्सन करेंगे और बढ़ाएंगे, उसके सीवियर पेन को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। सो अदर लिस्टेड फूड जो है, जो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन थे वो करेक्ट है, ठीक है, वो पेशेंट ले सकती है, लेकिन हाई फैट और ऑयली फूड को उसे अवॉइड करना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेल पेशेंट इज़ एडमिटेड विद एडिसन डिजीज़। एक एडिसन डिजीज़ के साथ मेल पेशेंट एडमिट हुआ है, ठीक है। उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट रिवील कर रही है कि उसका लो ऑल्डोस्टेरोन लेवल है। ऑल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो लो लेवल है, ठीक है। ऑल्डोस्टेरोन क्या करता है आपको पता होना चाहिए। ऑल्डोस्टेरोन सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, ठीक है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है किडनी से, ठीक है, किडनी से रीएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का ऑल्डोस्टेरोन। सो पेशेंट इज ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पेशेंट साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे भी है। सो नर्स इज प्लानिंग फॉर अ हेल्थ टीचिंग ऑन डाइटरी मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब इस कंडीशन में लो ऑल्डोस्टेरोन है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे पेशेंट चल रहा है, उस समय नर्स क्या करेगी? डाइटरी मॉडिफिकेशन देगी पेशेंट को। सो नर्स इज़ अवेयर दैट द डाइटरी मॉडिफिकेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड। अब यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नॉट रिकमेंडेड यानी कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा रिकमेंडेशन है जो कि इस पेशेंट को नहीं देना है। तो करेक्ट आंसर आप बताइए। पहला है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कैल्शियम रिच डाइट भी पेशेंट को देनी है, ठीक है। कैल्शियम रिच डाइट क्यों देनी है? बिकॉज पेशेंट का कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो कॉम्प्लिकेशन है वो कैल्शियम को कम करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन क्रिएट होती है बॉडी में, तो इसलिए पेशेंट को कैल्शियम डाइट भी देनी है। फूड रिच इन विटामिन डी देना है, बिकॉज कैल्शियम पेशेंट का चल रहा है तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी नीडेड है। और कौन सा रिकमेंडेशन नहीं है? सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। जब पेशेंट का लो ऑल्डोस्टेरोन चल रहा है तो पेशेंट को सोडियम का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करना है बॉडी में, ठीक है, तो पेशेंट को सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो है इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस पेशेंट इन द लो ऑल्डोस्टेरोन लेवल, बिकॉज सोडियम शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन पेशेंट। लो ऑल्डोस्टेरोन लेवल के साथ पेशेंट का जो हम सोडियम है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ ऑल्डोस्टेरोन सोडियम को रीएब्जॉर्ब नहीं कर रहा है किडनी से, तो बॉडी में सोडियम के लेवल को मेंटेन रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब पेशेंट विद एडिसन डिजीज़, पेशेंट को एडिसन डिजीज़ है तो उस कंडीशन में ऑल्डोस्टेरोन लेवल लो है, so they need to take adequate sodium to prevent the excess fluid loss and maintain the electrolyte balance, okay।
और साथ ही साथ हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है, अगर पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड की डोज हाई ले रहा है तो उसका लिंक किसके साथ है, हाई रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क के साथ उसका लिंक काफ़ी हाई है, बिकॉज कैल्शियम एंड विटामिन डी हमें रिकमेंड करना होगा, बिकॉज पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, एंड साथ में पेशेंट को हाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइट भी देनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं देनी है पेशेंट को। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, एक मेल पेशेंट है जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर है और वो हीमोडायलिसिस पे है, एंड ही इज़ एडवाइज टू डू पेरिटोनियल डायलिसिस एट होम। अब उसको एडवाइस किया गया है फॉर द पेरिटोनियल डायलिसिस एट होम। while teaching the client about how to perform peritoneal dialysis। अब पेशेंट को टीच किया जा रहा है कि पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे करना है एट होम। सो नर्स इंस्ट्रक्ट द वार्म द डायलिसिंग सॉल्यूशन। अब नर्स इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे वार्म करना है। और प्राइमरी रीज़न क्या है इसके पीछे का, कि डायलिजिंग सॉल्यूशन को वार्म करना पड़ रहा है 37 डिग्री सेल्सियस पे ड्यूरिंग दी पेरिटोनियल डायलिसिस एट होम। तो इसका रीज़न हम जानेंगे। पहला ऑप्शन है टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी सेल्स, दूसरा है रिलैक्स द एब्डोमिनल मसल्स, तीसरा है डायलेट द पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स, एंड चौथा है मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टू डायलेट पेरिटोनियल ब्लड वेसल। हम सॉल्यूशन डायलिजिंग सॉल्यूशन को थोड़ा वार्म करेंगे जिससे कि पेरिटोनियल की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। ठीक है, और वार्म द डायलिजिंग सॉल्यूशन टू 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस help to dilate the peritoneal blood vessels and which improve the rate of urea clearance। जिससे अब जब हमारी पेरिटोनियल ब्लड वेसल डायलेट होंगी तो उससे यूरिया का जो क्लियरेंस रेट होगा वो इम्प्रूव होगा। वार्म सॉल्यूशन हेल्प करेगा इन प्रिवेंशन ऑफ कोल्ड सेंसेशन, कोल्ड सेंसेशन जो होती है वो भी प्रिवेंशन होगा, एंड मेंटेन करेगा बॉडी के टेम्परेचर को। इसलिए जो प्राइमरी रीज़न है टू डायलेट दी पेरिटोनियल ब्लड वेसल, तो इसलिए प्राइमरी रीज़न जो है टू डायलेट दी पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहाँ कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिल्कुल भी अनसब्सक्राइब करके मत जाना, चैनल को इग्नोर करके मत जाना। वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।